अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक। टॉपिक है 12.3। पूरे पंजाब में आपको पता है लॉकडाउन की वजह से एक स्मार्ट सिलेबस जो है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो फिज़िक्स का जो स्मार्ट सिलेबस है सेकंड ईयर का, उसका टॉपिक 1 हम डिस्कस करेंगे आज। इसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस की डेफिनेशन हम देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस provide information about the electric force exerted on test charge। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस हैं, मतलब कि हम इसको इमेजिन किए हुए हैं कि इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो एक सिमत में जो फोर्स लगा रहा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इमेजिन कर लिया है कि एक लाइंस हैं। ये लाइंस जो हैं वो उस चार्ज की फोर्स की डायरेक्शन को शो करती हैं। अगर हमारे पास एक टेस्ट चार्ज हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके करीब कोई पॉजिटिव चार्ज लाएं, तो ये जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज है ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करने की वजह से हम कहेंगे कि ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उस रिपल्सिव फोर्स को ड्रा कर रही है। ये लाइंस इमेजिनरी लाइंस हैं जो हमने अपने पास इमेजिन की हुई हैं। एज सच फिज़िकली या ये कोई लाइंस जो हैं वो हमें नज़र नहीं आती। दीज लाइंस आर कॉमनली कॉल्ड लाइंस ऑफ फोर्स। इन लाइंस को लाइंस ऑफ फोर्स कहा जाता है। मतलब कि एक चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है चाहे वो नेगेटिव चार्ज है, वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाना चाह रहा है उस डायरेक्शन को हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेजिनरी लाइंस। इनको हम लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं और आम तौर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। फॉर पॉजिटिव चार्ज, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो हम ये कहेंगे कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएटेड बाय द चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। तो उसकी जो फील्ड लाइंस होंगी वो बाहर की तरफ होंगी, जैसे ये है, इसको हम कहेंगे रेडियली आउटवर्ड। द कोरस्पेंडिंग फील्ड लाइंस शो फील्ड डायरेक्शंस। अब ये जितनी भी फील्ड लाइंस हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्चुअली डायरेक्शन आउटवर्ड है। इट मीन्स that if a positive charge q of same magnitude come near the charge plus q। अब इस प्लस q के करीब हम एक और चार्ज लाते हैं, वो भी पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस सूरत में हम देखते हैं दे रिपेल ईच अदर। तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल क्यों करते हैं? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं उनकी डायरेक्शन आउटवर्ड है और इसकी भी डायरेक्शन आउटवर्ड है। जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जब हम इमेजिनरी लाइंस को ड्रा करेंगे तो ऐसे ड्रा करेंगे कि हमें ये इससे नज़र आए कि ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये इसके साथ जैसे इसके करीब आई है तो इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है, मतलब कि ये दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये वाला जो एरिया है यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नज़र नहीं आ रही, तो हम ये कहेंगे कि ये ज़ीरो फील्ड एरिया है। ये जो सेंट्रल एरिया जो है ये ज़ीरो फील्ड एरिया है। फॉर नेगेटिव चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय नेगेटिव चार्ज इज़ डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड। अब हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। कोरेस्पोंडिंग फील्ड लाइन शो फील्ड डायरेक्शन, और ये जो हमारे पास लाइंस हैं इनवर्ड, ये शो कर रही हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्चुअली डायरेक्शन इनवर्ड है। इट मीन्स दैट इफ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू ऑफ सेम मैग्नीट्यूड कम नियर्स द चार्ज माइनस क्यू देन दे अट्रैक्ट ईच अदर। अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसके करीब लाते हैं तो उसकी शक्ल कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब जो नेगेटिव चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस की डायरेक्शन इनवर्ड है, और हमें पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी जो डायरेक्शंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये आउटवर्ड है। तो अब जब ये आउटवर्ड और ये इनवर्ड, मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही हैं, निकल रही हैं, और नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद है
प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्टडी किया तो 4 तरह की जो खसूसियात थी वो उसमें नुमायाँ थी। पहली चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। ये हमने लास्ट में पढ़ा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ये ओरिजिनेट हो रही हैं और एंड हो रही हैं नेगेटिव चार्ज के ऊपर। सेकंड, हमने ये स्टडी किया द टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब हमारे पास ये देखा जाए तो ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है। अब ये टेंजेंट जो डायरेक्शन शो हो रही है, एक्चुअली ये शो कर रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस वक्त इस तरफ है। तीसरा है द लाइंस आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। कह रहा है कि लाइंस अगर एक दूसरे के पैरेलल होंगी, करीब होंगी, तो उस वक्त हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। एंड द लाइंस आर फर्दर अपार्ट वेयर द फील्ड इज़ वीक। अगर ये लाइंस फर्दर अपार्ट यानी कि बिखरने की कोशिश करती हैं तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड्स वहाँ पे वीक हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल भी हैं और इनके दरमियान जो स्पेस है वो इक्वली स्पेस्ड हैं ये लाइंस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग है, जबकि यहाँ पे अगर देखें स्पेस भी इंक्रीज़ हो जाती है, लिहाजा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है। नंबर 4 है नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर। दो लाइनें कभी भी आप क्रॉस करती हुई नज़र नहीं आएंगी। मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाली लाइन जो है ये इसको क्रॉस कर दे या ये वाली लाइन इसको क्रॉस कर दे, ये ऐसा हो नहीं सकता। उसकी वजह क्या है? दिस इज़ बिकॉज ई हैज़ ओनली वन डायरेक्शन एट एनी गिवन पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन 2-3 डायरेक्शन में नहीं होती। इफ़ द लाइंस क्रॉस ई, अगर लाइंस फर्स्ट हम कहते हैं क्रॉस कर गए, ई कुड हैव मोर देन वन डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक से ज़्यादा हो जाएगी, विच इज़ नॉट फिजिकली पॉसिबल। इस तरह से मुमकिन नहीं है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट की सूरत में लाजमी हमें बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक है 12.5। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशंस हम देखते हैं। सबसे पहले तो द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through a certain element of area is known as electric flux through that area। हमारे पास एक एरिया है और इस एरिया में से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं तो अब उस सारी क्वांटिटी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। मसलन इस एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय लेटर फाई। इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे पास मैथमेटिकली लिखते हैं फाई इज़ इक्वल टू ई डॉट ए। मतलब कि जितने एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी वो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होगा। मतलब कि ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होगी। अब इसकी हम केसेस को डिस्कस करते हैं। इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया perpendicular to field lines at a point represent the intensity of electric field at that point। हमारे पास एक एरिया है और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं और जो एरिया है वो परपेंडिकुलर है। हेल्ड परपेंडिकुलर मींस के वो पड़ा परपेंडिकुलर हुआ, वर्टिकली पड़ा हुआ है इस तरह से, और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू इट इज़ गिवन बाय। अब जितना भी फ्लक्स इससे पास करेगा उसको हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। फाई हमें पता है ई डॉट ए के इक्वल होता है और डॉट प्रोडक्ट ई का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, इनके दरमियान एंगल कौन सा है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है आपने। बाद स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर एरिया परपेंडिकुलर है यानी कि वर्टिकली है इस तरह से और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस डायरेक्शन में हैं तो इनके दरमियान एंगल तो 90 बनना चाहिए, तो यहाँ पे 90 आना चाहिए। ये एक्चुअली गलत आपकी परसेप्शन है।
होता ये है कि ये जो हमारे पास जब भी एरिया परपेंडिकुलर हेड परपेंडिकुलर यानी कि वर्टिकली इस तरह से पड़ा होगा, तो उस वक्त उसका जो नॉर्मल टू द एरिया, जिसको हमने ये ब्लैक लाइन से शो किया हुआ ए, इसका मतलब है नॉर्मल टू द एरिया। ये जो नॉर्मल टू द एरिया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है। सो पैरेलल है तो इनके दरमियान एंगल 0 बनेगा। cos 0 मीन 1 और ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम आए। केस 2 को हम देखते हैं। इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया पैरेलल टू द फील्ड लाइंस एट अ पॉइंट रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर हमारे पास एक एरिया है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल पड़ा हुआ है इस तरह से हॉरिजेंटली, तो उस वक्त द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू इट इज़ गिवन बाय फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ई का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, कॉज मतलब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और नॉर्मल टू द एरिया, ये इसके दरम्यान एंगल कौन सा बन रहा है, यहाँ पे 90 बन रहा है। तो हमारे पास cos 90 0 होता है, तो फ्लक्स जो है वो मिनिमम आएगा इस सिचुएशन में। केस 3 है व्हेन एरिया ए इज़ नाइदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर हम यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन जो एरिया है ना तो वो पैरेलल पड़ा हुआ है ना ही परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। हाँ, बट इज़ इंक्लाइंड एट एंगल थीटा यहाँ पे एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन वो क्या कर रहा है कि एक एंगल बना रहा है जिसको हम थीटा कहेंगे, यानी कि नॉर्मल टू द एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। देन वी हैव टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ एरिया ए विच इज़ परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम एरिया का प्रोजेक्शन फाइंड करेंगे, जिसको हम ये देखें, इसका ये प्रोजेक्शन हमने ड्रॉ किया है, इसका साया है ये। अब ये जो प्रोजेक्शन है ये एरिया के साथ एंगल क्या बना रहा है, थीटा। तो अब इसको हम कहेंगे ए कॉस थीटा। अब जितना भी यहाँ पे थीटा पुट होगा, मतलब 35 है 45 है, तो वो हम यहाँ पे पुट करके एक्चुअल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द फील्ड लाइंस एंड द नॉर्मल टू द एरिया। कि अब हमारे पास ये जो थीटा है जिसको हमने प्रोजेक्शन की सूरत में यहाँ पे भी ड्रा कर लिया था, ये थीटा जो एंगल है ये एरिया नॉर्मल टू द एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान में है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बीइंग अ स्केलर प्रोडक्ट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट लिया जाता है तो हमें पता है कि स्केलर क्वांटिटी हमें मिलती है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया के दरमियान जो प्रोडक्ट है वो डॉट प्रोडक्ट है। तो इसलिए ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इट्स SI यूनिट इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये आज हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा और हमें कमेंट की ज़रूरत में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, और ये चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक नंबर है 12.6। सबसे पहले हम इसको कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इन शेप ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। हमारे पास एक चार्ज है जो कि एक स्फीयर के सेंटर में बिल्कुल पड़ा हुआ है इस तरह से। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो फाइंड करना चाह रहे हैं कि ओवरऑल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हमें क्लोज स्फीयर से मिलेगा। तो टू अप्लाई द फार्मूला फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जब भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला अप्लाई करते हैं जो कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए इक्वल होता है कंप्यूटेशन के लिए, तो द सरफेस एरिया शुड बी फ्लैट। उसके लिए कंडीशन ये है कि जो सरफेस एरिया है वो फ्लैट होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसकी जो सरफेस है वो स्ट्रेट नहीं है, फ्लैट नहीं है, बल्कि स्फीयर है। तो हम क्या करेंगे, For this reason, the total area of the sphere divided into n small patches with areas of magnitude
डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, सो ऑन टू डेल्टा AN रिस्पेक्टिवली। अब हम इसका जो स्फीयर का एरिया है इसके हम स्मॉल पैचेस बना लेंगे। जैसे एक स्मॉल पैच हमने यहाँ पे बनाया तो ये देखने में एक फ्लैट सरफेस लगती है छोटी सी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे भी एक छोटा सा इस तरह से बना लिया। तो हमने बहुत सारे यहाँ पे एक पैचेस बना लिए, मैंने फिगर में शो नहीं किए और वैसे आपको पेपर में भी शो नहीं करनी चाहिए। एक तो टाइम कंज्यूमिंग है और दूसरा ये है कि ये एक सिंपल जब फिगर बनेगी तो इसको अंडरस्टैंड करना आसान होता है। तो एक स्मॉल पैच हमने लिया तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब किसी एरिया में से पास होता है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो उस वो भी हमने इसी तरह से पढ़ा था। यानी कि अगर ये एरिया है तो ये जो ब्लैक लाइंस हैं ये शो करती है नॉर्मल टू द एरिया, और ये जो रेड लाइंस है ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पॉजिटिव चार्ज की होती है वो आउटवर्ड होती है, वो इससे पास हो रही है, दोनों आपस में पैरेलल हैं। जब पैरेलल होंगे तो हमें मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। तो इसी तरह हमने ये तो एक एरिया है ना, इसको अगर डेल्टा A1 कह लें तो एक साथ एक और एरिया ले लें उसको डेल्टा A2 कह लें, एक साथ और ले लें डेल्टा A3, सो ऑन आप इसके पैचेस बनाते जाएं। लेकिन फिल वक्त हम कंसंट्रेट करें इस एरिए पे। तो इस एरिए पे हमारे पास जो आता है वो क्या है, वो आता है फ्लक्स E1 डेल्टा A1 सिर्फ एक एरिए के ऊपर। अगर हम इसके साथ वाला एक और पैच ले लें, यहाँ पे एक और पैच ले लेते हैं उसको कह लेते हैं A2, तो उस वक्त E2 डॉट A2 हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह सारे पैचेस की वैल्यूज़ को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज सेम एट ईच पॉइंट moreover because of spherical symmetry at the surface of sphere। अब हमने एक चीज़ यहाँ पे ऑब्ज़र्व की कि चूँकि चार्ज सेंटर में पड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो सरफेस के अराउंड अबाउट सेम होगी। सो हम ये कहेंगे कि जो इंटेंसिटी एरिया A1 में है, एरिया E2 में है, एरिया A3 में इंटेंसिटी है, वो सारी इक्वल्स हैं। तो इक्वल्स हैं तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² की होती है। हमने जो E1 E2 आता था उसकी जगह सिंपली हमने E लिख लिया था, क्योंकि E का मतलब सब की जगह E लिखने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो स्फीयर की सेम है। तो अब E को हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये एरिया आ गया A1 A2 A3। सो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फील्ड इंटेंसिटी जिसको E से रिप्रेजेंट करते हैं और टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया यहाँ पे हमारे पास होता है 4πr², और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास इसके इक्वल होती है 4πr², इसके साथ कैंसिल हो गया 4πr², तो हमारे पास Q/ε0 बच गया। सो दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ क्लोज सरफेस। ये हमारे पास की वैल्यू आ गई। कंसिडर अ क्लोज सरफेस एस इज एनक्लोजिंग दिस स्फीयर। अगर एक और स्फीयर हम ले लें और वो एक और स्फीयर ये जो आर्बिट्रेरी शेप में है उसने इस क्लोज सरफेस को एनक्लोज किया हुआ है। इट कैन सीन दैट द फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस एस इज सेम एज थ्रू द स्फीयर। तो हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमने कैलकुलेट किया था स्फीयर का वो यहाँ पे भी उसकी वैल्यूज सेम है। तो हम इस रिजल्ट पे पहुँचे दैट द फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप और ज्योमेट्री ऑफ द क्लोज सरफेस। कि हमारे पास जो सरफेस है उसकी कोई भी शेप हो, किसी भी किस्म की शेप हो, ये देखें जैसे हमारे पास ये जो शेप है ये आर्बिट्रेरी इसकी शेप है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम एंड द चार्ज इनक्लोज्ड। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास मीडियम कौन सी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मीडियम एक एयर भी होती है, स्पेस भी होती है, वाटर भी होता है, तो ये हमारे पास मीडियम्स हैं। एंड द चार्ज इनक्लोज, उसको चार्ज को इनक्लोज किया कैसे किया गया है, इन दो चीज़ों के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट की सूरत में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टॉपिक गॉसेस लॉ जो कि चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक का 12.7 टॉपिक है।
स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। हम चूँकि स्टार्ट सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं एफएससी का, तो इसलिए हमारा जो टॉपिक है ये वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले 3 वीडियो हो चुकी हैं। गॉसिस लॉ, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे आते हैं और इसकी डेफिनेशन हमने डिराइव की है लेक्चर नंबर 3, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ने फाइंड किया था थ्रू अ क्लोज सरफेस एंड क्लोजिंग अ चार्ज से। अब उसकी जो कैलकुलेशन थी उसको हम नज़र रखते हुए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज़ 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज इन इट। हमारे पास एक यहाँ पे एक क्लोज सरफेस है और इसमें मुख्तलिफ चार्जेस हैं और ये चार्ज जो हैं ये एर्बिट्रेरली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, मतलब तरतीबी से, और इसकी जो सरफेस है क्लोज सरफेस वो भी एर्बिट्रेरी शेप है। अब इसमें से जितना भी इसका फ्लक्स होगा, यानी कि जितने भी चार्जेस का फ्लक्स हम कैलकुलेट करते हैं क्लोज सरफेस में से, वो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, यानी कि वो जितने भी चार्जेस हैं उसको मल्टीप्लाई कर दें 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट से, तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाता है। वी कैन राइट एज फ्लक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स मल्टीप्लाई बाय क्यू। 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स मतलब यही है कि उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं टोटल चार्जेस के साथ जो क्लोज सरफेस में होते हैं। तो ये हमारे पास गॉसिस लॉ है। अब ये गॉसिस लॉ को हम कैसे डिराइव किया है इसको हम देखते हैं। सपोज पॉइंट चार्ज, अगर इसकी हमारे पास यहाँ पे अगर देखें चार्जेस यूनिफॉर्मली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है बल्कि एर्बिट्रेरली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो आर एर्बिट्रेरली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन एर्बिट्रेरली शेप क्लोज सरफेस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट इज़। अब अगर एक चार्ज की बात करें जो एर्बिट्रेरली शेप में पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल Q1 की हम बात करें, तो हमारे पास जो उसका फ्लक्स आएगा वो आएगा Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह Q2 चार्जेस का Q2 और एप्सिलॉन नॉट सो ऑन, ये हमारे पास n तक जितने चार्जेस हैं, जितना भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसको हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास जो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट है वो सब में आ रहा है, सो इसलिए हमने इसको कॉमन ले लिया। तो हमारे पास Q1 प्लस Q2 Q3 इसी तरह सो ऑन चार्जेस को हमने ऐड किया। अब यहाँ पे जितने भी चार्जेस हमने ऐड किए थे इसको हम कह सकते हैं टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस। उस क्लोज सरफेस में जितने भी चार्ज एनक्लोज थे उसको हम कैपिटल Q कह देते हैं। यानी कि कैपिटल Q क्या है, ये हमने सम किया है तमाम चार्जेस का। इज़ द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। ये क्या है, टोटल चार्ज उस एर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस ने एनक्लोज किए हुए थे। इक्वेशन 1 इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ गॉसिस लॉ। हमने जो ये इक्वेशन डिराइव की है ये एक्चुअली गॉसिस लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। कमेंट की सूरत में हमें ज़रूर अपने आरा से आगाह कीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 6 जो कि हमारे पास है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनिट शीट ऑफ चार्जेस। हमारे पास एक शीट होगी और इनफिनिट शीट होगी, उसमें उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनिट शीट ऑफ चार्जेस की हम पहले फिगर देख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम चलते रहेंगे। सपोज वी हैव अ प्लेन शीट ऑफ इनफिनिट एक्सटेंट ऑन विच पॉजिटिव चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। फर्ज करें कि हमारे पास एक प्लेन शीट है ये, और ये इनफिनिट एक्सटेंट एक लामहदूद इसकी जो है वो क्या है, ये यानी कि इन्फिनिटी तक ये एक्सटेंट है, लेकिन हमने इसका ये एक पार्ट लिया हुआ है। अब टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई एट अ पॉइंट पी, अब इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हैं और हम चाह रहे हैं कि इस पॉइंट के ऊपर फिल वक्त आपने ये गॉसियन सरफेस जो है, ये जो सिलेंडर है, इसको कंसिडर नहीं करना। वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर शीट है फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई पॉइंट हो,
तो उस पॉइंट पे हम उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना चाह रहे हों क्लोज टू द शीट, यानी कि शीट के क्लोज पर। इमेजिन अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर पासिंग थ्रू द शीट। अब फ़र्ज़ करें वो ये वाला यहाँ पे पॉइंट हम ये ले लेते हैं। इस पॉइंट से हम यहाँ से एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, यानी कि गॉसियन सरफेस क्या है, एक इमेजिनरी सरफेस है। और इस इमेजिनरी सरफेस को हमने ये कहा हुआ है कि ये सरफेस एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, जो कि पास हो रही है शीट से, शीट के सेंटर से, whose वन फ्लैट फेस contains पॉइंट P। इसका एक पॉइंट ये यहाँ पे तो P है, लेकिन इसका अदर पॉइंट जो है वो पॉइंट P डैश है। तो अब हमने इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अगर इस पॉइंट पे हो, उसकी बैक साइड पे हो, तो ये कितनी होगी, और ओवरऑल यहाँ पे ओवरऑल कर्व्ड सरफेस पे कितनी होगी। उसके लिए हम नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं। फॉर सिमेट्री we can conclude that E electric field points at right angles to the end faces। अब हमने ये देखा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड फेस पे, यहाँ पे ये राइट एंगल पे है, किसके, एंड फेसेस के। एंड फेसेस मीन कि ये जो फ्लैट फेस है इसका, इसके परपेंडिकुलर जो है ये है, लेकिन नॉर्मल टू द एरिया जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, पैरेलल है। अब क्या होगा, सिंस E इज़ पैरेलल टू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर, लेकिन यहाँ पे जो कर्व्ड सरफेस है, ये सारी कर्व्ड सरफेस आ रही है ना, कर्व्ड सरफेस, तो कर्व्ड सरफेस के बिल्कुल पैरेलल है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब ये कि कर्व्ड सरफेस में से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं कर रही। सो हम क्या कहेंगे, सो देयर इज़ नो कंट्रीब्यूशन टू फ्लक्स फ्रॉम द कर्व्ड वॉल ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर जो है, कर्व्ड वॉल ऑफ द सिलेंडर में से कोई भी फ्लक्स जो है वो पास नहीं कर रहा। वाइल इट विल बी फ्लक्स ई ए प्लस ई ए इज इक्वल टू 2EA, मतलब फ्लक्स होता है E डॉट ए। तो इस यानी कि इस पॉइंट पे EA होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन और नॉर्मल टू द एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। और हमें पता है कि अगर इनकी डायरेक्शन सेम होती है तो एंगल ज़ीरो बनता है, और EA cos ज़ीरो के इक्वल होगा EA, हमारे पास मैक्सिमम रिजल्ट आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो अब दोनों साइडों पे हैं, तो लिहाजा हमने दोनों को ऐड कर लिया। तो पॉइंट P और पॉइंट P डैश के ऊपर दोनों जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थे उसको ऐड किया तो 2EA आ गया थ्रू टू एंड फेसेस ऑफ द क्लोज सिलेंड्रिकल सरफेस, वेयर A इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द फ्लैट फेस। ये फ्लैट जो फेस है सीधा सा, ये वाला, इसको हमने A से रिप्रेजेंट किया हुआ यहाँ पे, ये बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब एट द चार्ज एंड क्लोज बाय द क्लोज गॉसियन सरफेस इज़ सिग्मा ए। सिग्मा ए एक्चुअली क्या है, देखें हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी है उसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो चार्ज डेंसिटी है ये हम बात कर रहे हैं एक जो हमारे पास ये हमारे पास इन्फिनिट शीट है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो जितने चार्ज होंगे जितने एरिया पर, जितने चार्ज होंगे जितना एरिया पर, वो उस शीट की चार्ज डेंसिटी होगी। तो अब चार्ज कितने हो गए, देखें ये चार्ज टोटल चार्ज है ना, अब नीचे एरिया है, एरिया जो है वो चार्ज डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, एनक्लोज, चार्ज एनक्लोज्ड आ जाएंगे, क्यू से रिप्रेजेंट मैंने किया हुआ है, ये इसके इक्वल आ जाएंगे। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ हमें कहता है 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। अब जो शीट पे जितने चार्जेस एनक्लोज थे उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, सिग्मा ए से। और दूसरी तरफ हमने जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमने मालूम किया था, वो कितना था, वो 2EA के इक्वल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और यहाँ पे हमने गॉसेस लॉ से कितना फाइंड किया है, 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स सिग्मा ए। अब यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो मालूम किया था उसकी जगह पे हमने क्या लिख लिया, 2EA। ए इस ए के साथ कैंसिल हो गया और हमारे पास 2E 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स सिग्मा आ गया। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास ये फाइनल इलेक्ट्रिक जो है वो इंटेंसिटी आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ओवर 2 सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे
और हम यहाँ पे लिख रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, इज़ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द शीट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट, यानी कि ये क्या है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द शीट। नॉर्मल टू द शीट का मतलब ये हुआ कि इसकी डायरेक्शन जो है ये नॉर्मल टू द शीट, यानी ये डायरेक्टेड अवे फ्रॉम शीट है, ये यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हर नए आने वाली वीडियोस को आपको मिल सके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, जो कि सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स का टॉपिक 12.8 है, 8C है, जो कि एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की। इससे पहले हम दो एप्लीकेशन ए बी को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मेरे लेक्चर नंबर जो 6 था, अब लेक्चर नंबर 7 में हम 12.8C को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि स्मार्ट सिलेबस जो ऑल पंजाब है वो आपको उस वीडियोस मिलती रहें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स में हम फर्ज करते हैं कि टू पैरेलल एंड क्लोजली स्पेस मेटल प्लेट्स ऑफ इन्फिनिट एक्सटेंट सेपरेटेड बाय वैक्यूम आर गिवन। यहाँ पे देखें कि इन्फिनिट एक्सटेंट का मतलब इनकी लेंथ जो है ये इन्फिनिटी तक है, लेकिन हमने इसका एक पार्ट लिया हुआ है, और ये ये दो प्लेट सेपरेटेड हैं वैक्यूम के ज़रिए। इनके दरमियान जो मीडियम है वो क्या है, वैक्यूम है। आर गिवन ऑपोजिटली चार्जेस, और इनके दरमियान जो इसके ऊपर चार्जेस हैं वो कौन से हैं, वो ऑपोजिटली चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव हैं तो यहाँ पे नेगेटिव हैं। द फील्ड लाइंस विच ओरिजिनेट ऑन पॉजिटिव चार्जेस ऑन द इनर फेस ऑफ वन प्लेट टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्जेस इनर फेस ऑफ द अदर प्लेट, यानी कि इसमें से यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पैदा हो रही हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं पॉजिटिव चार्जेस से, जबकि टर्मिनेट हो रही हैं, ये ख़त्म हो रही हैं ये नेगेटिव चार्जेस के ऊपर। पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही हैं और टर्मिनेट हो रही हैं नेगेटिव चार्जेस की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है। द चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द plate in a form of sheet of charges of surface density sigma is equal to q over a। हमारे पास जो प्लेट्स हैं उसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और ये इसकी जो सरफेस डेंसिटी है वो कितनी है, q ओवर a, मतलब कि टोटल चार्ज किस एरिए पर हैं, जितने चार्जेस इस एरिया पर हैं वो उसकी सरफेस डेंसिटी बन गई। वेयर ए इज़ द एरिया ऑफ द प्लेट एंड क्यू इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन आइदर ऑफ द प्लेट। कंसिडर अ गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो बॉक्स विद इट्स टॉप इनसाइड द अपर मेटल प्लेट। हम एक गॉसियन सरफेस लेते हैं, एक आप कह लें हॉलो बॉक्स, यानी कि वर्टिकली होगा इस तरह से, ये वाला ब्लैक में, विद इट्स टॉप इनसाइड द अपर मेटल प्लेट। अब इसकी जो टॉप है ये कहाँ पे है, इनसाइड द अपर मेटल प्लेट, इनसाइड द अपर मेटल प्लेट, ऊपर वाली प्लेट के ये इनसाइड पे होगी। एंड इट्स बॉटम इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, और इसका जो बॉटम होगा ये वाला, ये स्पेस में होगा बिटवीन द टू प्लेट्स, दो प्लेट के दरमियान जो स्पेस है इसके दरमियान इसका बॉटम होगा किसका, ये जो हॉलो बॉक्स है जिसको हमने गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। द फील्ड्स लाइंस आर पैरेलल टू द साइड्स ऑफ द बॉक्स। अब ये जो साइड्स ऑफ द बॉक्स हैं, ये वाली और ये वाली, इसके पैरेलल हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब ये कि इसमें से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होगी इन साइड्स में से। द फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द साइड्स, देयरफॉर द फ्लक्स थ्रू द साइड्स इज ज़ीरो। फ्लक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। लेकिन यहाँ पे द लाइंस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द लोअर बॉटम फेस एंड आर डायरेक्टेड नॉर्मली टू इच। लेकिन जो उसका लोअर बॉटम है, ये वाला लोअर बॉटम है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, पास हो रही हैं।
द फ्लक्स थ्रू इट विल बी ई ए, तो फ्लक्स हमारे पास कितना होगा ई ए, यानी कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा। देर इज़ नो फ्लक्स थ्रू द अपर एंड ऑफ द बॉक्स बिकॉज देर इज़ नो फीड इन साइड द मेटल प्लेट। लेकिन हमारे पास जो अपर एरिया है, एक ये वाला एरिया था, इसमें से भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं कर रहा, क्योंकि मेटल जो प्लेट है ये वाली चार्ज प्लेट, इसके इनसाइड कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। तो सिर्फ एक ही जगह पे रही है, वो भी लोअर एंड ऑफ द हॉलो बॉक्स की। द टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज ई ए, एक साइड पे। द चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस इज सिग्मा ए। अब सिग्मा ए यानी कि हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी इक्वल होती है जितने भी चार्जेस हैं एरिया, एक एरिया पर जितने भी चार्जेस हैं उसको चार्ज डेंसिटी कहते हैं। और अगर ये हमारे चार्ज हमने निकालने हैं, जो ये हमने निकाले हुए हैं, अगर ए एरिया इधर डिवाइड हो तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास चार्जेस आ जाएंगे जो कितने हैं सिग्मा ए। अब हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हैं, और उसमें ये था कि जितने भी चार्जेस होते हैं एक क्लोज सरफेस में, उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 1/एप्सिलॉन नॉट टर्म्स के साथ, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, टोटल चार्जेस एंड क्लोज बाय क्लोज सरफेस, यानी कि हमारे पास ये चार्जेस थे, तो इसकी जगह हमने ये लिख लिया। और हमने इससे पहले गॉसियन सरफेस जब हमने एक और उसकी फॉर्म थी जो कि फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए था, उसके तहत हमने फाइंड किया, तो हमारे पास ये जो लोअर बॉटम है वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आई वो ई ए के इक्वल आई। तो इसलिए हम इसको ई ए के इक्वल रख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें कि ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, वो आ जाएगी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये ही था हमारे पास इसकी। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है कि ये तो पैरेलल हैं, जबकि ये वाला जो है, ये वाला लोअर एंड, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, जबकि अगर एरिया की बात की जाए तो नॉर्मल टू द एरिया की डायरेक्शन भी इसी तरफ है। जब इसी तरफ है तो क्या होगा, कॉस ज़ीरो, दोनों की सेम है ना डायरेक्शन, तो कॉस ज़ीरो होगा, कॉस ज़ीरो 1, और हमारे पास ई ए यानी कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हमें ये वाला मिलेगा। ये फिगर से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। आगे द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन मैंने आपको बताई है पहले ही कि उसकी डायरेक्शन जो है वो पैरेलल है, मतलब कि किधर से ये ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये ओरिजिनेट हो रहे हैं पॉजिटिव से, और जो है वो टर्मिनेट हो रहे हैं नेगेटिव की तरफ से। तो हम ये कहेंगे कि इसकी जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। और इसके साथ हमने आर लगा दिया। आर क्या है, यूनिट वेक्टर। आर इज़ अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव फील्ड, जो बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फील्ड है। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा, और कमेंट की सूरत में अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, फिज़िक्स स्मार्ट सिलेबस, हमारा लेक्चर नंबर 8 है। टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। The amount of work needed to move a unit positive charge Q naught from a reference point to a specific point against an electric field। एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, और अगर इस चार्ज को हम एक रेफरेंस पॉइंट, फॉर एग्जांपल रेफरेंस पॉइंट ए ले लें, यहाँ से हम बी की तरफ, पॉइंट बी स्पेसिफिक पॉइंट बी है, इस की तरफ हम लेके जाना चाह रहे हैं, तो हमें इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस वर्क डन, ये जो वर्क डन हुआ है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
एक्सप्लेन करते हैं हम। कंसिडर अ यूनिट positive charge Q naught moves in an electric field between two oppositely parallel charge plates। हमारे पास एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज जिसको हमने Q naught कहा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है इस वक्त। और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल चार्ज प्लेट्स, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं, और हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो इनके सेंटर में यहाँ पे है। The charge will move from B to A and will gain kinetic energy। अब हमें पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हायर पोटेंशियल, यानी कि यहाँ से पॉजिटिव प्लेट की तरफ से लोअर पोटेंशियल नेगेटिव प्लेट की तरफ, नेगेटिव प्लेट ऑफ चार्जेस की तरफ मूव करेगा। तो अब ये बड़ी तेज़ी के साथ मूव करेगा क्योंकि यहाँ से ये रिपेल हो रहा है, तो ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा इफ़ इट इज़ मूव फ्रॉम ए टू बी। अगर हम इसी चार्ज को ए से बी की तरफ मूव करवाना चाह रहे हैं, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ ए से बी की तरफ, एन एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू मेक द चार्ज मूव अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड विल गेन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम चाह रहे हैं कि एक पॉइंट ए से बी की तरफ अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को मूव करवाया जाए, तो इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगी जो कि इस चार्ज को मूव करवाए। तो इस सूरत में ये चार्ज जो है ये पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स F विच इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट टू Q नॉट E। हम एक फोर्स अप्लाई करेंगे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होती है। Q नॉट E एक्चुअली क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक जो फोर्स है, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स के ऑपोजिट हमें एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए जो कि इस चार्ज को क्या करे कि ऊपर की तरफ, ये यानी कि देखें ऊपर की तरफ मूव करवाए। इसको हमने ग्रीन एरो के साथ शो किया हुआ है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इस चार्ज को मूव कराना चाह रही है डाउनवर्ड, और इसका मैग्नीट्यूड है Q नॉट E। द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज दैट इज मूव्ड। अच्छा, जो चार्ज मूव कर रहा है, जो ये ऊपर मूव करता जाएगा, जो एक्सटर्नल फोर्स की मदद से हम इसको ऊपर की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, तो इस सूरत में इसके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इंक्रीज़ होती जाएगी। मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करता जाएगा तो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होती चली जाएगी। लेट WAB be the work done by the force in carrying the positive charge Q naught from A to B। अब हमने इस चार्ज को जब मूव करवाया A से B की तरफ, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगाई, फोर्स ने इसको इधर मूव करवाया, यानी कि इसने इधर एक्सेलरेट किया, फोर्स लगी तो एक्सेलरेट किया तो वर्क डन हुआ। तो वर्क डन जो हुआ है A से B की तरफ हुआ है वाइल कीपिंग द चार्ज Q नॉट इन इक्विलिब्रियम। और हम इस कंडीशन में चार्ज को इक्विलिब्रियम रख रहे हैं। इक्विलिब्रियम से मुराद चार्ज की जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हमने डेल्टा यू से रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो वर्क डन के इक्वल है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से मुराद क्या हुआ कि जो पोटेंशियल एनर्जी इसकी पॉइंट बी पर है उसको माइनस कर दें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो कि ए पर थी, तो हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के इक्वल आ जाएगी। और इस डेफिनेशन को देखते हुए हमने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन भी फाइंड कर सकते हैं। वो क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डिफाइंड। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस का आएगा, डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान ही होता है। तो अब हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो डिफरेंस तो है, मतलब कि दो पॉइंट्स तो हैं। तो द पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इज़ डिफाइंड। इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द वर्क डन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी, के एक यूनिट
पॉजिटिव चार्ज जो है जिसको क्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसको अगर हम ए से बी की तरफ मूव करवाना चाह रहे हैं, ए से बी की तरफ मूव करवाना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर जितना भी वर्क डन होगा उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम मोशन। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वी से, मतलब कि जो पोटेंशियल डिफरेंस बी पर है उसको माइनस कर दें जो पोटेंशियल डिफरेंस ए पर था, तो हमारे पास ये आ जाएगा कि ये जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, या हम कह सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे हमने पढ़ा है वो किसके इक्वल है, वर्क डन के इक्वल। तो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आ गई। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। अब पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है, उसको हमने डिफाइन कैसे करना है, बाज़ औक़ात ये पेपर में भी आ जाता है कि डिफाइन वोल्ट। तो वोल्ट को हम यूँ डिफाइन करेंगे कि अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, जो पोटेंशियल डिफरेंस का एक वोल्ट होता है, एग्जिस्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स, वो हमेशा 2 पॉइंट्स के दरमियान एग्जिस्ट करता है। और उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इफ़ अ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज क्यू नॉट, अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर हम वर्क डन करते हैं उसको मूव करवाने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम, चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखते हुए, तो ये सारा जो वर्क है वो 1 जूल के इक्वल आ जाएगा। तो इसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल ओवर 1 कूलम। इन ऑर्डर टू गिव अ कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इस पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन डिराइव करेंगे। एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी मस्ट हैव अ रेफरेंस पॉइंट टू विच वी असाइन ज़ीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस में 2 पॉइंट होते थे, ए और बी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पॉइंट जो होता है उसको हम रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे। तो रेफरेंस पॉइंट को मानेंगे तो क्या होगा, द पॉइंट इज़ यूजुअली टेकन एट इन्फिनिटी। अब जो रेफरेंस पॉइंट हम लेते हैं उसको इन्फिनिटी पर रखेंगे, मतलब इन्फिनिटी से मुराद कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल है जिसको हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहा हुआ है वहाँ पे वो ज़ीरो हो जाएगा। इफ़ वी टेक अ पॉइंट ए, अगर हम फ़र्ज़ करें ये पॉइंट लेते हैं ए, ये वाला, और ये इन्फिनिटी पे है, अगर इन्फिनिटी पे है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस, वो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आप कहेंगे वो क्या है, ज़ीरो है यहाँ पे। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट बी इज़, अब ए पे तो हो गया ज़ीरो, आप देखें ना इस टर्म में यहाँ पे, अब ये यहाँ पे ये तो हो गया ज़ीरो, क्या बच गया, वी बी इज इक्वल टू वी बी, ये ए भी ख़त्म हो जाएगा ओवर क्यू नॉट। इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं वी, यहाँ पे वी बी आएगा ओवर क्यू नॉट। जनरली एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़, फिर जब हमारे पास एक पॉइंट रह जाएगा तो किसी भी पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, किसी एक पॉइंट पर अगर हम चाहते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो फाइंड करें तो उसका फार्मूला हमारे पास आ जाएगा V इज़ इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट की सूरत में, लाइक की सूरत में हमें अपने ख्यालात से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एज आ पोटेंशियल ग्रेडियंट। हमारा आज लेक्चर नंबर 9 है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। इलेक्ट्रिक फील्ड एज आ पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड ई बिटवीन द चार्ज पैरेलल प्लेट इज़ यूनिफॉर्म। हमें पता है कि हमारे पास जो पैरेलल प्लेट्स होती हैं उसके सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है। लेट डब्ल्यू ए बी विच इज़ द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम प्लेट ए टू बी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास एक चार्ज है और उसको हम मूव करवाना चाह रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स के
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बी से ए की तरफ हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ है, लेकिन हम इस चार्ज को मूव करवाना चाह रहे हैं अपवर्ड, तो उस सूरत में हमें इस चार्ज के ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है जो इस चार्ज के ऊपर लग रही है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय क्यू नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के इक्वल होता है। हमें पता है कि जो वर्क डन होता है वो एफ डॉट डी के इक्वल होता है, और यहाँ पे जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, और इसको जो डिस्प्लेस करवा रहे हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम इसको ऊपर की तरफ मूव करवाना चाह रहे हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो डी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब देखें कॉस थीटा एफ डॉट डी के दरमियान हमेशा कॉस थीटा बनता है, तो कॉस थीटा यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, इसके दरमियान और जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है इसके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 180 है। तो cos 180 पुट करेंगे, cos 180 -1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास जो वर्क डन है वो माइनस ई क्यू नॉट डी के इक्वल आ जाएगा। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हमने ये पढ़ा था कि वर्क डन जो है वो एक यूनिट चार्ज के ऊपर लगता है, तो उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इस इक्वेशन को ज़हन में रखते हुए हम यहाँ पे करते हैं वैल्यू ऑफ वर्क डन इन इक्वेशन 1 में हम वर्क डन की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज़ इक्वल टू, ये वर्क डन जो है अभी हमने कैलकुलेट किया है, हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट किया ओवर क्यू नॉट के साथ कैंसिल हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल आ जाएगा माइनस ई डी। अब ई को हमने सेपरेट किया तो माइनस डेल्टा वी ओवर डी आ गया। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि इफ़ द प्लेट ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस आर, देन अगर तो दो प्लेट्स जो हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो वेरी स्मॉल है, तो उसको हम डेल्टा आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये जो हमारे पास टर्म आई है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्वल आई है माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर एक्चुअली पोटेंशियल ग्रेडियंट है, और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, द क्वांटिटी डेल वी ओवर डेल्टा आर गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, कि हमें डिस्टेंस के हाथ से जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस में या इलेक्ट्रिकल वोल्ट में जितना डिस्टेंस के लिहाज से चेंज आएगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम आसान तरीके से यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास वेलोसिटी की डेफिनेशन हम करते हैं तो हम कहते हैं द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कह रहे होते हैं हम, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है। जब यहाँ पे डिस्टेंस है तो हम अब ये वाली जो टर्म होगी यहाँ पे टाइम की कोई यहाँ पे जो है वो वैल्यू नहीं है, जस्ट डेल्टा आर है, जिसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से जो चेंज आ रहा है पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में, उसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसी के साथ जो है वो हम नेक्स्ट thus the electric intensity is equal to the negative of the gradient। अब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आ रहा है वो ये शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E है वो नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के इक्वल है, और ये शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ये अलॉन्ग डिक्रीजिंग द पोटेंशियल होगी। अनदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़ वोल्ट पर मीटर। देखें हमने हमारे पास जो फार्मूला आया था यहाँ पे ये आया था डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, तो यहाँ पे जो हमारे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट के इक्वल होता है और ये डेल्टा आर मीटर के इक्वल होता है, तो इसका यूनिट क्या आएगा, वोल्ट पर मीटर आएगा, जो कि हमारे पास जिस तरह से हम लिखते हैं वोल्ट पर मीटर। इसके बाद हमारे पास एक टर्म है जिसे हम कहते हैं वोल्ट पर मीटर, जो अभी हमने डिराइव की है। अब ये इक्वल है न्यूटन पर कूलम की, तो हम इसकी लेफ़्ट साइड लेते हैं वोल्ट पर मीटर, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। हमें पता है कि जो
पोटेंशियल डिफरेंस है या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के। तो उस लिहाज से हम वोल्ट के यूनिट निकाले, वर्क का जूल आ गया और चार्ज का कूलम आ गया, तो ये हमारे पास वोल्ट का जो है वो यूनिट आ गई यहाँ पे। उसके बाद जो इक्वेशन 1 है उसमें हम ये v जो है v की जगह हम पुट कर देते हैं जूल पर कूलम, तो जूल पर कूलम और ये मीटर आ गया नीचे, तो इसको हम लिखते हैं जूल पर कूलम पर मीटर आ गया। अब यहाँ पे जो जूल है दिस इज़ द वर्क डन, वर्क डन इक्वल होता है एफ डी के, और उस लिहाज से फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, न्यूटन मीटर, तो जूल की जगह हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, बाकी वही रहेगा सी ओवर सी एम। अब मीटर मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास न्यूटन पर कूलम आ जाएगा जो कि आर एच एस है, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट की सूरत में हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा आपको आज की वीडियो हमारी कैसी लगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 10 इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के साथ हम हाजिर हैं। स्मार्ट सिलेबस ऑल पंजाब के तहत हम चल रहे हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की तरफ आते हैं। इफ़ देयर आर टू पॉइंट्स ए एंड बी इनफिनिटेसिमली क्लोज टू ईच अदर वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ई रिमेंस आलमोस्ट कांस्टेंट बिटवीन दैम। अगर हमारे पास एक चार्ज है और चार्ज की अगर पॉजिटिव चार्ज ले लें तो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है हम इमेजिनरी लाइन से जो ड्रा करते हैं वो आउटवर्ड होगी। अब हम यहाँ पे इसी की इलेक्ट्रिक फील्ड में हम दो पॉइंट लेते हैं, एक ए है और एक बी है, और इनके दरमियान ए और बी के दरमियान जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आलमोस्ट कांस्टेंट है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए एंड बी फ्रॉम क्यू आर आर ए एंड आर बी। यहाँ पे देखें कि हमने जो एक पॉइंट लिया हुआ है ए, ये ए पॉइंट जो है ये एक चार्ज से कितने फासले पर है, आर ए के फासले पर, जबकि दूसरा पॉइंट बी जो है ये चार्ज से बी पॉइंट पर आर बी का डिस्टेंस रखता है, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, जिनके स्मॉल चेंज इन आर है। एंड डिस्टेंस ऑफ मिड पॉइंट स्पेस इंटरवल बिटवीन ए एंड बी इज़ आर फ्रॉम क्यू। अगर हम यहाँ पे स्पेस इंटरवल, यहाँ पे सेंट्रल जो मिड पॉइंट है यहाँ का जो डिस्टेंस होगा उसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसलिए अब आर जो है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो हमारे पास अगर देखा जाए ये आर यहाँ से पॉइंट चार्ज से लेकर बी तक ये आर ए है, यानी कि जो आर बी जो है पॉइंट चार्ज से बी तक आर बी जो है ये आर ए को प्लस करने से स्मॉल चेंज इन आर के साथ प्लस करने से हमें मिलता है। ये देखें डेल्टा आर प्लस आर ए, और अगर डेल्टा आर जो है उसको हम सेपरेट करते तो हमारे पास आ जाएगा आर बी माइनस आर ए। अब हमारे पास जो मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट जो है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं आर ए प्लस आर बी ओवर 2। दिस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ इंटरवल बिटवीन ए एंड बी। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं। वी कैन टेक अरिथमेटिक मीन टू बी इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन्स। अब हम कहते हैं कि जो अरिथमेटिक मीन है उसको इक्वल लगते हैं ज्योमेट्रिकल मीन के इक्वल, तो हमारे पास एक रिलेशन इस तरह से बनता है आर ओवर आर ए, आर बी ओवर आर ए। अब इसके अकॉर्डिंग अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास ये आर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये आर ए जो है ये आर बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा आर ए आर बी। अब हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी वो हमारे पास था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर यहाँ पे था तो आर स्क्वायर था, सॉरी यहाँ पे आर स्क्वायर था, तो आर स्क्वायर की जगह हमने जो हमारे पास लास्ट वैल्यू आई थी आर स्क्वायर की आर ए आर बी, यानी कि इस आर की स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे आर ए आर बी, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। इफ़ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज़ मूव्ड फ्रॉम बी टू ए, अगर उसको हम बी से ए की तरफ मूव करवाना चाह रहे हैं तो द वर्क डन इज़ इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो जो वर्क डन होगा वो इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान ए और बी के। तो हमने ये लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो चेंज इन ग्रेडियंट्स हमें पता है ये माइनस ई आर ए माइनस आर बी के इक्वल होता है।
अब ये माइनस जो है जब ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आर बी पहले आ जाएंगे और आर ए बाद में आ जाएगा, यानी कि इसके साइन चेंज हो जाएंगे इंटर ब्रैकेट। उसके बाद ये जो इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन 2 कह लेते हैं। इक्वेशन 2 जो है इसमें हम ई की वैल्यू जो हमारे पास आई थी ये वाली यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा क्यू आर ए बी आर बी माइनस आर ए। इसके बाद हमने इसको आर बी ओवर आर बी को अलग किया तो आर बी के साथ कैंसिल हो गया तो 1 ओवर आर ए आ गया यहाँ पे। इसी तरह माइनस आर ए ओवर आर बी किया तो आर ए के साथ कैंसिल हो गया तो 1 ओवर आर बी आ गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। ये था दो पॉइंट्स के दरमियान जो हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस आया है। लेकिन अगर हम चाहें कि हमें एब्सोल्यूट पोटेंशियल मिले, एक ही पॉइंट के ऊपर मिले, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट को हमने इग्नोर करना पड़ेगा ताकि हमें एक पॉइंट के ऊपर एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो है डिफरेंस जो है उसकी वैल्यू में मालूम हो। तो यहाँ पे क्या हम करते हैं, टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट पोटेंशियल फाइंड करने के लिए या पोटेंशियल एट पॉइंट ए, अगर हम चाह रहे हैं सिर्फ एक ही पॉइंट रहे पोटेंशियल ए पर, तो पॉइंट बी इज assumed टू बी इनफिनिटी सो दैट potential difference at that point will be 0 and hence we can write this 1 over RB। RB जो है 1 over RB ये डिस्टेंस है, ये RB जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। तो यहाँ पे RB जो है इन्फिनिटी रखते हैं तो 1 ओवर इन्फिनिटी जो हमारे पास 0 आ जाता है। सो हम जो हमारे पास इक्वेशन थी लास्ट वाली ये वाली ये इग्नोर हो जाएगी और जैसे ये टर्म रह जाएगी मल्टीप्लाई होके आएगी तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा वी ए इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए। जनरल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वी आर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम क्यू, तो हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन आ जाएगा वी आर इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। अब ये जो हमारे पास पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया है ये एट अ पॉइंट किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जनरली हम उसको ऐसे लिखते हैं वी आर इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सूरत में हमें अपने जो है वो राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन से पहले हमने इस लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास अगर हो ए और बी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसमें जो चार्ज पार्टिकल है उसको अगर हम अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाएं तो हमें कुछ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मिलता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इस अब वो जो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मिलता था उसमें हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते थे, मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते थे। मतलब कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और उसमें जो हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल होता है उसको अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाने की कोशिश करते हैं, यानी कि अपवर्ड में। लेकिन अगर हम इस पार्टिकल को एक्सटर्नल फोर्स ना दें तो ये पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी कि बी से ए की तरफ। तो इस सूरत में ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। तो अब हम इसको कुछ यूँ लिखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होता है वो इक्वल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चूँकि वर्क डन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, तो W जगह हम लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को हमने लेना है तो इसको हम सेपरेट कर लेंगे। क्यू नॉट इधर डिवाइड हो रहा था, इस साइड पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्यू नॉट डेल्टा वी आ जाएगा यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे जो 1 इलेक्ट्रॉन पे उसके ऊपर जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻⁶ कूलम होता है, तो वो ये लिख लिया हमने यहाँ पे, और 7 वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे इसका यूनिट आएगा जूल,
तो अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पे हम आते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन और लॉस बाय एन इलेक्ट्रॉन एज इट मूव्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसमें मूव करता है, तो इस मूवमेंट के दौरान ये एनर्जी को या तो गेन करेगा या लॉस करेगा। तो इसको कहते हैं, ये जो वर्क डन हुआ है इस सारे को कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी कैलकुलेशन को हमने यहाँ पे निकाला हुआ है और मैंने अभी आपको बताया है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल आया, तो वो हमने यहाँ पे इसकी जब डेफिनेशन लिखेंगे तो हम इसके साथ ही जो है वो वैल्यू भी लिख देंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी इन एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है उसको जूल जो है उसकी यानी कि यूनिट ऑफ एनर्जी होता है, जूल से रिप्रेजेंट किया जाता है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और कमेंट की सूरत में अपने ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के इन दोनों के दरमियान कौन सी चीज़ जो है वो मैच करती है और कौन सी चीज़ मिस मैच करती है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स को हम पहले देखते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इज़ अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है कि जो वर्क डन होता है किसी भी बॉडी का वो इंडिपेंडेंट ऑफ द फॉलोड पाथ होता है, और इसमें ये भी होता है कंजर्वेटिव फोर्स में जो मैकेनिकल जो एनर्जी होती है वो उसमें कंजर्व रहती है। तो ये जो दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं ये इलेक्ट्रिक फोर्स में एग्जिस्ट नहीं करती। सेकंड है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखा जाए तो F इज इक्वल टू के और प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे आर स्क्वायर देखें, ये फोर्स जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली। सो ये इसकी प्रॉपर्टी है। नंबर 3 ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है अगर कंपेयर किया जाए ग्रेविटेशनल फोर्स से तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग मींस कि एक ख़ास डिस्टेंस तक इसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अगर देखा जाए तो अर्थ के करीब कोई भी ऑब्जेक्ट रखें तो इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स के ऊपर नहीं लग रही होती, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या होता है कि अगर चार्ज पार्टिकल्स हों और वो एक दूसरे के करीब लाए जाए तो वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 4 है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। इसमें ये भी होता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स में वो तो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं। सो इसलिए इसमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी दोनों एग्जिस्ट करती हैं। नंबर 5, इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम। हमारे पास 3 तरह के मटेरियल्स होते हैं, इंसुलेटर है, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है। तो अब इन 3 तरह के मटेरियल जो होते हैं इनमें जो इलेक्ट्रिक फोर्स की जो आप कह लें कि मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट होगा। नंबर 2 हमारे पास आ जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स मैंने भी बताया कि इसमें एक तो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो कंजर्व रहती है और दूसरा ये जो कोई भी बॉडी वर्क डन होता है उसका ग्रेविटेशन फोर्स में वो इंडिपेंडेंट ऑफ द फॉलोड पाथ होता है कि उसमें ये नहीं है कि हम एक स्पेसिफिक पाथ जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, बल्कि इंडिपेंडेंट फॉलोड पाथ होगा। सेकंड है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स जो थी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, ये भी जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये एक प्रॉपर्टी है जो दोनों में मैच कर रही है। इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ अ वीक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है वो वीक फोर्स होती है कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स इज़ ओनली अट्रैक्टिव फोर्स। ये हमेशा चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अर्थ ने किसी चीज़ को रिपेल किया हो। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। ये हमारे पास जैसे कि मैंने बताया कि 3 तरह के मटेरियल्स होते हैं, इंसुलेटर है, कंडक्टर है, हमारे पास उसके बाद सेमीकंडक्टर्स हैं। तो अब इन तीनों को अगर देखा जाए तो ये
इनके ऊपर जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी वो सेम लगेगी, यानी कि इसमें डिपेंड नहीं करता ग्रेविटेशन फोर्स में कि मीडियम कौन सी है, कौन सा मटेरियल है, बल्कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है वो तमाम ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम तरीके से असरअंदाज होती है। तो ये था हमारी आज का लेक्चर्स। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट की सूरत में अपने जो आरा हैं उससे ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक स्पेशल टॉपिक जो है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलिकन्स मेथड। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर फिजिक्स की नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया और 1909 में R.A. मिलिकन्स ने एक ऐसा तरीका ईजाद किया जिसके ज़रिए हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड जो होता है उसको प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं। इसकी स्कीमेटिक डायग्राम को हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक कंटेनर है जिसको हमने सी कहा हुआ है और ये एटोमाइज़र है जिसके ज़रिए हम ऑयल ड्रॉप करते हैं, यानी कि ड्रॉप्स की सूरत में ऑयल ड्रॉप होता है यहाँ पे। और इसके साथ जो है ये अरेंजमेंट इस तरह से हमने की हुई है कि हम माइक्रोस्कोप से इसको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। अच्छा, इसका प्रोसेस जो है, जो अरेंजमेंट है वो हम देखते हैं। अरेंजमेंट में हमारे पास ये जो कंटेनर है इसके अंदर दो पैरेलल प्लेट्स लगी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं, एक ये वाली प्लेट लगी हुई है P और एक P प्राइम प्लेट लगी हुई है इस कंटेनर सी कंटेनर के अंदर। और ये जो प्लेट्स हैं ये एयर करंट्स की डिस्टर्बेंस को अवॉइड करने के लिए होती है। जो अपर प्लेट है ये वाली, इसमें अगर आप देखें तो ये H ये ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, यानी कि यहाँ पे एक स्मॉल होल है। ये जो प्लेट्स हैं P और P प्राइम, ये इसको हमने एक बैटरी के ज़रिए वोल्टेज दिया हुआ है, यानी कि P के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और P प्राइम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जब हम इसको वोल्टेज देंगे तो इन दो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो V/D होगा, जबकि D जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है। अब एटोमाइज़र जो है वो इस्तेमाल होता है ऑयल ड्रॉप्स को स्प्रे करने के लिए यहाँ पे, और ये जो ड्रॉप्स आ रहे हैं ये कंटेनर सी में आ रहे हैं। इस वक्त अगर देखें तो इनके ऊपर एक ही फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब जब ये एटोमाइज़र से निकलते हैं तो नोज़ल से निकलते साथ ही ये चार्ज हो जाते हैं, मतलब कि जो एटोमाइज़र की वॉल्स होती हैं और ड्रॉप्स होता है इनके दरमियान फ्रिक्शन की वजह से जो ड्रॉप्स होते हैं उनके ऊपर चार्ज आ जाता है। अब जो पाथ ऑफ मोशन होता है ये फॉर एग्जांपल यहाँ से ड्रॉप्स की जो पाथ ऑफ मोशन है उसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ये जो ड्रॉप्स हैं ये आते हैं इस होल के ज़रिए एंटर होते हैं प्लेट्स के दरमियान यहाँ पे, और ये जो पाथ है इसको हम ये देखें ये सोर्स है और यहाँ पे लेंस लगा हुआ है, सोर्स ऑफ लाइट। तो यहाँ से जो है वो हम माइक्रोस्कोप से इसको सारे फिनोमेना को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ये जो ब्लू एरिया है ये सारा माइक्रोस्कोपिक एरिया है, यानी कि माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी प्लेट्स के दरमियान उसको ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान है इसको हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस तरह से रखते हैं कि जो ग्रेविटेशन फोर्स असरअंदाज हो रही होती है ड्रॉप के ऊपर वो इक्वल हो जाती है इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास ड्रॉप की कुछ इस तरह से हम वो उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होती है जबकि ग्रेविटेशन फोर्स की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होती है। तो इस सूरत में हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो दोनों फोर्सेस इक्वल हो गई हैं
और यहाँ पे Q जो है E ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, mg ग्रेविटेशन फोर्स है, ये दोनों इक्वल हो गई हैं। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या थी, उसका मैग्नीट्यूड था V/d, वो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो आ जाएगी QV/d इज इक्वल टू mg। Q को हमने सेपरेट किया क्योंकि हमने जो चार्ज है ऑफ इलेक्ट्रॉन उसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड करना चाह रहे हैं। Q को हमने सेपरेट किया। अब यहाँ पे हमारे पास mg/d आ गया, मतलब कि d इधर डिवाइड हो रहा था तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, v इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हमको जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया उसकी वैल्यू तो पता है, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जो P और P प्राइम के दरमियान वो भी पता है, G की वैल्यू आपको पता है। अब मैस की वैल्यू यहाँ पे अननोन है, उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया कि इन ऑर्डर टू डिटरमिन द मैस ऑफ द ड्रॉपलेट, अगर हम ड्रॉपलेट जो है उसका मैस फाइंड करना चाह रहे हैं तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी प्लेट्स के दरमियान P और P प्राइम के दरमियान उसको हमने स्विच ऑफ कर दिया। इस सूरत में क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिक फोर्स असरअंदाज हो रही थी ड्रॉप के ऊपर वो ख़त्म हो जाएगी, और एक ही फोर्स जो ग्रेविटेशनल डाउनवर्ड फोर्स थी वो उसके ऊपर असरअंदाज होगी। इस सूरत में जो पार्टिकल है वो टर्मिनल वेलोसिटी गेट करता है, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और ये बड़ी स्लो स्पीड होती है। तो इस सूरत में हम जो कहते हैं कि एयर रेजिस्टेंस के ऊपर असरअंदाज होती है, जिसकी वजह से जो स्टोक्स लॉ है उसके मुताबिक ड्रैग फोर्स जो है वो इक्वल होती है 6 पाई ईटा आर वी टी इज इक्वल टू एम जी, यानी कि एफ को इज इक्वल टू एम ए लिखते हैं तो जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो एम जी लिख लेंगे एम ए की बजाय। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो मैस होता है वो होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय रो, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे हमने जो मैस की वैल्यू है ये वाली ये यहाँ पे पुट कर दी और साथ इसके ये जी आ गया, बाकी 6 पाई ईटा आर वी टी, यहाँ से आर जो है इस आर क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आर स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पे जो 3 था ये 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 बन जाएगा, और 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, 18/4 जो है वो आता है 9/2, जबकि रो ओवर जी जो थे वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे थे इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। तो हमारे पास आर स्क्वायर जो आ जाएगा इज इक्वल टू 9 ईटा वी टी ओवर 2 रो जी। अब अगर हमें आर की वैल्यू मालूम हो तो हम आर की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, और डेंसिटी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है मैस की, तो वो हम यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास मैस की वैल्यू आ जाएगी, और यही जो मैस की वैल्यू है वो हम इक्वेशन 2 उसमें पुट कर दें तो हमें जो चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड मालूम हो सकता है। अब इस सारे एक्सपेरिमेंट में फाइनली उसने रिज़ल्ट क्या निकाला, उसने मिलिकन्स ने ये मेजर किया कि जितने भी ड्रॉप हैं उनके ऊपर चार्ज उसने जब फाइंड किया तो उसने ये देखा कि उसका जो हर ड्रॉप के ऊपर चार्ज जो है उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल थी मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज के, यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज जो उसके पास आ रही थी वो 1.6 10⁻⁻19 कूलम आ रही थी, और जो डिफरेंट ड्रॉप्स थे उनकी भी अगर उसने मालूम की तो वो इंटीग्रल मल्टीपल थी, मतलब कि 1.6 10⁻⁻19 के साथ मल्टीप्लाई हो के आ रही थी। उसने ये रिज़ल्ट निकाला कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड उसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 1.6 10⁻⁻19 कूलम होगी। तो इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट की सूरत में क्वेश्चन को ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि हम उस क्वेश्चन को एंटरटेन कर सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं जिसका नाम है कैपेसिटर। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कैपेसिटर है। कैपेसिटर की सबसे पहले हम डेफिनेशंस देखते हैं। अ कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस दैट कैन स्टोर चार्ज। अब देखिए चार्जेस को स्टोर करती है, एक ऐसी डिवाइस है
लेकिन हमने इसमें एक और टर्म पढ़ी है जो हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करती है कि कैपेसिटर जो है ये एनर्जी को स्टोर करता है। एक्चुअली जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है और इसमें कोई जो है वो डाउट नहीं है कि आप उसको स्टोर चार्जिंग डिवाइस भी कह सकते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस भी कह सकते हैं। It consists of two conductors placed near one another separated by vacuum, air or any other insulator known as dielectric. ये हमारे पास जो दो प्लेट्स हैं, एक प्लस क्यू और माइनस क्यू, एक्चुअली ये दोनों मेटल प्लेट्स हैं जिसको हम कहते हैं कि कंडक्टिंग प्लेयर्स, टू कंडक्टर्स। ये हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं जो मेटल प्लेट्स हैं, पैरेलल हैं और ये एक दूसरे के बहुत करीब हैं, तो हमने इनको सेपरेट किया हुआ है। अब जब हमने इनको सेपरेट किया हुआ है तो इनके दरमियान जो है वो कोई कनेक्शन नहीं है एक्सेप्ट वैक्यूम हो सकती है, एयर हो सकती है या कोई और हम जो है वो इंसुलेटर इसके दरमियान रख सकते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q ओवर V। तो हमारे पास जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C से, जो कि इक्वल होती है Q ओवर V और इसका कैपेसिटेंस का जो यूनिट है वो फैरड होता है। और फैरड अगर हम देखें तो Q को कूलम कह लें और Q का यूनिट कूलम होता है और वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है, तो कूलम ओवर वोल्ट जो है वो 1 फैरड के इक्वल होता है। अब हम इसकी वर्किंग पे आते हैं। दिखने में तो ये जस्ट हम इसको सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए एक सिंपल सी डेफिनेशन ये वाली दे देते हैं, लेकिन चार्जेस जो हैं वो स्टोर कैसे होते हैं, वर्किंग कैसे होती है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखें, अगर तो हमने इसके ऊपर बैटरी अप्लाई नहीं की और ये दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं और बैटरी जब हमने अप्लाई नहीं की तो यहाँ पे जो चार्जेस थे, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्जेस भी थे इसमें और नेगेटिव चार्जेस भी थे। अब ये सेपरेट नहीं हुए और इसको, ये प्लेट न्यूट्रल है अभी। इसी तरह ये जो दूसरी प्लेट है इस पर भी चार्जेस पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं और ये न्यूट्रल फॉर्म में है अभी। तो वर्क कैसे होगा कि यानी कि एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, जो कि फिगर में शो है। ऐसे कैसे होता है, इसकी वर्किंग हम देखते हैं यहाँ पे। कैपेसिटर एक्चुअली स्टोर्स एन इम्बैलेंस ऑफ चार्जेस। देखिए, हमारे पास जो कैपेसिटर है, जैसे मैंने कहा कि अगर बैटरी अप्लाई ना करें तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, नेगेटिव चार्जेस भी हैं। इसी तरह यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्जेस हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पे जब हम बैटरी अप्लाई करते हैं, उस वोल्टेज देते हैं, यहाँ पे ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इस प्लेट के साथ है, नेगेटिव इस प्लेट के साथ है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अट्रैक्ट होंगे इस तरफ, क्योंकि जो बैटरी जो है वो कनेक्टेड है और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो है वो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो अपनी तरफ इनको खींच रही है और इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे और इसी तरह जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो यहाँ पे इस जगह पे कलेक्ट हो जाएंगे। तो ये नेगेटिव चार्ज मूव कर रहे हैं। तो अब हुआ क्या है कि हमारे पास इम्बैलेंस ऑफ चार्जेस हैं। यहाँ पे क्या था कि चार्जेस जो थे पहले पॉजिटिव थे, नेगेटिव थे, न्यूट्रल थी ये प्लेट, लेकिन जब हमने इसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हो गया, इम्बैलेंस ऑफ चार्जेस। मींस कि यहाँ पे सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज हो गए और यहाँ पे पॉजिटिवली, और इनके दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। और ये डाई इलेक्ट्रिक मीन्स कि इनके दरमियान कोई भी जो इंसुलेटिंग मटीरियल रख दें, अगर ये इनके दरमियान वैक्यूम है तो वो भी डाई इलेक्ट्रिक है, एयर भी डाई इलेक्ट्रिक है, इसी तरह कोई और इंसुलेटिंग मटीरियल रखेंगे वो भी डाई इलेक्ट्रिक होगा। इफ़ वन ऑफ प्लेट ऑफ कैपेसिटर हैज़ 1 कूलम ऑफ चार्ज स्टोर इन इट ऑन इट। अगर हम कहते हैं कि इस प्लेट पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कहते हैं हम यहाँ पे 1 कूलम ऑफ चार्ज स्टोर है, तो इसका मतलब ये होता है कि दूसरी प्लेट पर जो है वो -1 कूलम चार्ज होगा। यानी कि मतलब ये कि यहाँ पे अगर 1 कूलम है तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे -1 कूलम है तो नेगेटिवली चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन है। और एक अगर हम मेकिंग द टोटल चार्ज एड अक्रॉस बोथ प्लेट्स, तो हमारे पास अगर हम दोनों
जो चार्जेस हैं उनको ऐड अप करते हैं तो हमारे तो जो ओवरऑल रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, यानी कि ज़ीरो हो जाएगा। प्लेट्स जो हैं वो अपनी न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएंगी। डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, दो जिसमें चीज़ें हैं जिसके ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। एक तो है ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स, कि प्लेट्स की शेप एक्चुअली किस तरह की है। सेकंड है मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, अगर तो हवा है इनके दरमियान, एयर, अगर वैक्यूम है, अगर कोई और इंसुलेटिंग मटेरियल है इनके दरमियान, तो जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो उस जो मीडियम है उसके लिहाज से चेंज हो जाएगी। तो कैपेसिटेंस दो चीज़ों के ऊपर कर रही है, ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स और मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। अब हम डेफिनेशन करते हैं फेरेड की। फेरेड हमें पता चला है वो है क्यू ओवर वी, यानी कि कूलम ओवर वोल्ट। ये तो हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखी। अगर 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 हम इसको फिज़िकली इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं वर्डिंग्स में, तो फिर हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज़ 1 farad इफ़ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम गिवन टू वन ऑफ द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर ये है कि 1 farad उस वक्त होगी 1 farad अगर हम जो है एक चार्ज जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ से एक चार्ज जो है वो इस प्लेट को हम दे रहे हैं, गिवन टू वन ऑफ द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन देम। तो इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा चार्ज देने की वजह से, एक प्लेट के दूसरे प्लेट को चार्ज देने की वजह से प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो भी 1 वोल्ट होगा। क्लियर। तो यहाँ पे जो है वो हम ये कहते हैं द अमाउंट ऑफ चार्जेस ऑन 1 प्लेट नेसेसरी टू राइज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट प्लेट बाय 1 प्लेट। कि अगर एक प्लेट के ऊपर जो अमाउंट ऑफ चार्जेस है वो रेज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल जो होता है उस प्लेट पर वो किस वजह से आया है, दूसरी प्लेट की वजह से आया है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट की सूरत में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं जिसका नाम है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली फ़िज़िक्स की वीडियो आपको मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। इससे पहले हम ये लास्ट जो हमारा लेक्चर नंबर 14 था उसमें डिस्कस कर चुके थे कि कैपेसिटेंस कैसे जो है वो एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। इस तरह यहाँ पे अगर इसकी देखा जाए कैपेसिटर की शेप को, तो क्या होता है कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि दो पैरेलल प्लेट्स, मेटल प्लेट्स होती हैं, उसके साथ मेटल प्लेट के साथ कनेक्टेड है और इनका एरिया हम कहते हैं ए है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लेट द मीडियम बिटवीन द प्लेट बी एयर ऑफ वैक्यूम, एयर हो या वैक्यूम हो, अगर एयर हो या वैक्यूम हो, उस वक्त हम जिसकी कैपेसिटेंस को शो करते हैं C इज़ इक्वल टू क्यू ओवर वी। वी ए सी का मतलब है कैपेसिटेंस इन वैक्यूम क्यू ओवर वी के इक्वल है। इसी तरह जो इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो V ओवर D के इक्वल है। द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट इज़ सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। अब देखें, अगर हमारे पास ये एक प्लेट है जिसका एरिया ए है, तो इसके ऊपर जो इस एरिए पर, इस प्लेट के एरिए पर जितनी भी चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। तो अब यहाँ पे हम कैपेसिटेंस फाइंड करना चाह रहे हैं। अगर तो इनके दरमियान जो मीडियम है वो वैक्यूम है, तो उस वक्त उस कैपेसिटेंस का मैग्नीट्यूड, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी, तो उसको हम जो है वो मेजर करते हैं। द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट इज़ E इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू हम जो है मैथमेटिकली डिराइव कर चुके हैं, यानी कि ये E जो है वो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास सिग्मा की वैल्यू हमने ये पीछे देखी है, क्यू ओवर ए है, वो इस फार्मूले में हम पुट कर देते हैं तो क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा।
और ई की वैल्यू हमने पीछे फाइंड की है, वो किसके इक्वल थी, वी ओवर डी। ई की जगह हम लिख देते हैं वी ओवर डी, तो ये हमारे पास वी ओवर डी आ गया। तो अगर ये जो v है ये इधर आ जाए, q ओवर v बन जाए, और a एप्सिलॉन नॉट इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए, तो a एप्सिलॉन नॉट ओवर d जो है वो ये आ जाएगा, और q ओवर v ये आ जाएगा। अब q ओवर v जो है एक्चुअली क्या है, वो कैपेसिटेंस है। तो अब हमने कहा है कि प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम है वो एक वैक्यूम है या एयर है, तो उस वक्त हमारे पास जो हमारे पास आएगा कैपेसिटेंस का मैग्नीट्यूड आएगा, वो आएगा ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। तो अगर हम फ़र्ज़ करें कि अगर ये जो एप्सिलॉन आर है इसको हम कहें कि ये डाइलेक्ट्रिक ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट आर, अगर इसको हम कहें कि ये डाई इलेक्ट्रिक की जो क्या है, मैंने अभी कहा है कि रिलेटिव परमिटिविटी है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। अगर तो इन प्लेट्स के दरमियान एयर है तो जो रिलेटिव परमिटिविटी है डाइलेक्ट्रिक की उसकी वैल्यू कुछ और होगी। अगर कोई और इंसुलेटिंग मटेरियल हम ऐड करते हैं तो उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो कुछ और होगी। तो अगर हम इसके दरमियान कोई भी जो है मीडियम रख देते हैं वैक्यूम और एयर के अलावा, तो between the plates the capacitance of capacitor is enhanced by factor epsilon r। तो अगर हम इसके दरमियान कोई भी और मीडियम इंसुलेटिंग मटेरियल कोई भी रख देते हैं तो उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन आर, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो कोई ना कोई वैल्यू होने से वो वैल्यू जब इस फार्मूले के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, तो हमारी कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। मैथमेटिकली इंटरप्रेट कर रहा हूँ मैं इसको, और इसको हम देखते हैं वो कैसे इंक्रीज होती है। देखें, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक material is inserted between the plate, the reading of voltmeter drops indicating decrease the potential difference between the plate। अगर हम प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम इंसुलेटिंग मटेरियल रख दे हैं तो हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे जैसे पीछे यहाँ पे लगा हो वोल्ट मीटर, तो अगर यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हो तो वोल्ट मीटर इंडिकेट करता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिक्रीज हो गया है। क्यों डिक्रीज हुआ है? क्योंकि हमने इन प्लेट्स के दरमियान एक इंसुलेटिंग मटेरियल रख दिया है। इंसुलेटिंग मटेरियल से मुराद कि उसमें से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो रही, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब फ्रॉम द डेफिनेशन हमने पढ़ा हुआ है कैपेसिटेंस होता है Q ओवर V के इक्वल, जबकि इस फार्मूले से देखा जाए तो कैपेसिटेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। अगर तो वोल्टेज डिक्रीज हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो कैपेसिटेंस होगी वो क्या हो जाएगी, इनक्रीज हो जाएगी। कैपेसिटेंस इंक्रीज तब होगी जब वोल्टेज डिक्रीज होगा। चार्जेस तो कांस्टेंट ही रहते हैं। तो अब वो जो हमारे पास ये जो मीडियम है मैंने कहा था वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखें, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो इस वजह से क्या होगा, कैपेसिटेंस मीडियम की वो इनक्रीज हो जाएगी। अब हम देखते हैं जिसको हमने कहा हुआ है कि ये हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन आर। तो इसकी अगर हम वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो कैसे फाइंड करें, तो वो हम इसमें देखेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि जो कैपेसिटर जो है, कैपेसिटेंस उसकी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जिसको C बोलते हैं Q ओवर V, वो डिपेंड करती है इस फार्मूले के तहत। देखें, इसमें कैपेसिटेंस जो है C ये डिपेंड कर रही है एरिया के ऊपर, और एप्सिलॉन आर यानी कि इन प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम रखी हुई है उस पर डिपेंड कर रहा है, और D और इन प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस अगर बढ़ाएंगे कम करेंगे तो तब कैपेसिटेंस के ऊपर असर पड़ेगा। अब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो C ये कैपेसिटेंस व्हेन वी इंसर्ट द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, और उसको डिवाइड कर देंगे कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज़ नो मीडियम जस्ट वैक्यूम, तो इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा। ये एक्चुअली आया कैसे है, देखें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक और नाम भी है जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट। तो दो नाम हैं। अब देखें, कह रहा है कि रेशो लें किसकी, जो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एन इंसुलेटिंग सब्सटेंस एज मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। ये हम जो है कैपेसिटेंस, जो उस वक्त की कैपेसिटेंस जब प्लेट्स के दरमियान कोई ना कोई मीडियम इंसुलेटिंग मीडियम जो थी वो इंसर्ट की गई थी, उसको डिवाइड कर दें किसके साथ, जब
दोनों प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम थी, उस वक्त की कैपेसिटेंस से डिवाइड कर दें इस तरह से, तो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट की सूरत में अपने क्वेश्चन से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं जिसका नाम है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्टूडेंट्स, कैपेसिटर जो है उसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी थी कि ये एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं कि एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। अब इसकी थोड़ी सी वर्किंग को दोबारा से हम देख लेते हैं। देखिए, व्हेन द कैपेसिटर इज़ अनचार्ज, जब भी कैपेसिटर अनचार्ज होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज़ ज़ीरो। तो इन प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ज़ीरो होता है। एंड फाइनली इट बिकम्स, यानी कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई कर रहे हैं इसमें ज़ीरो था, और फिर जब हमने इसके ऊपर बैटरी अप्लाई दी है, वोल्टेज अप्लाई किया है, तो चार्ज इज़ डिपॉजिटेड ऑन ईच प्लेट। अब क्या होगा कि जो नेगेटिव चार्जेस हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं वो इस प्लेट से मूव करना स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे इस प्लेट पे। इसी तरह जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे। तो इनिशियली जो पोटेंशियल डिफरेंस था जब हमने बैटरी अप्लाई नहीं की थी उस वक्त उसका पोटेंशियल ज़ीरो था, लेकिन जब हमने पोटेंशियल अप्लाई किया, मैक्सिमम पोटेंशियल दिया, तो उसको हमने कैपिटल वी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसकी एवरेज अगर हम निकालें कि इनिशियल प्लस फाइनल वोल्टेज, तो वो हमारे पास आ जाएगी V/2। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टूडेंट्स याद रखिएगा QV के इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन चूंकि यहाँ पे पोटेंशियल हाफ है V/2 आया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं V/2 यानी कि हाफ QV, और Q जो होता है वो CV के इक्वल है। तो CV की वैल्यू जब इधर पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी हाफ CV²। अब यहाँ पे एक स्टोर्ड एनर्जी मैंने इसको हेडिंग दे दी यहाँ पे। ये कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ तो नहीं है, लेकिन आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें वर्ड इस तरह की गई है कि स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं इस स्टेटमेंट को देखकर। उस स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा यहाँ पे कि स्टेटमेंट ये है, इट इज़ पॉसिबल टू रिगार्ड द एनर्जी एज बीइंग स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स rather than the potential energy of the charges on the plates। हम ये असल में दो टर्म इस्तेमाल होती हैं। हम कहते हैं कि एनर्जी जो है वो दो प्लेट्स के दरमियान जो है वो स्टोर होती है, लेकिन इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स होती है। देखिए ना कि हमारे पास जो यहाँ पे ये प्लेट्स हैं तो इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये तो इसकी वजह से जो है वो एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में। तो दूसरा ये कहते हैं रेदर देन, हम ये कहते हैं ना, लेकिन ये बजाय, यानी कि कहते हैं हम यही हैं कि एनर्जी एज बीइंग स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, बजाय ये कहते हैं, बजाय ये कहने के कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस ऑन द प्लेट, कि ये चार्जेस जब मूव किए हैं यहाँ से, ये बैटरी वर्क कर रही है इनके ऊपर और उनको मूव करवा के यहाँ पे ला रही है, और इन जो चार्जेस की जो पोटेंशियल एनर्जी है एक्चुअली वही स्टोर्ड एनर्जी है। समझ आ रही बात की? यानी कि उसको हम दो तरह से कह सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड हुई है दो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और ये भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस जो होती है प्लेट्स पर वही स्टोर्ड एनर्जी है। आगे कह रहे हैं कि सच अ पॉइंट ऑफ व्यू इज़ यूजफुल। जब हम कहते हैं ना कि एनर्जी स्टोर्ड हुई है बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है अंडरस्टैंड करने में। क्यों? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन द प्लेट्स, जब हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन द प्लेट्स, ये कहते हैं बजाय ये कहने के कि इंस्टेड ऑफ चार्जेस ऑन द प्लेट्स काजिंग फील्ड, जो फील्ड की वजह बने इज़ टू बी कंसिडर्ड, इसको हम कंसिडर करते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा जो है वो डिफरेंस नहीं है। एक्चुअली ये डेफिनेशंस कंफ्यूज करती हैं। अब हम इसकी मैथमेटिकली फॉर्म को देख रहे हैं यहाँ पे।
तो अब हमारे पास जो लास्ट इक्वेशन आई थी वो आई थी पोटेंशियल एनर्जी हाफ सी वी स्केयर। अब सी जो है कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स, हमारे पास ये कैपेसिटेंस है और v जो होता है ई डी के इक्वल है ई डी का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एप्सलॉन और एप्सलॉन आर यहाँ पे आ गया और ई स्केयर जो था वो मल्टीप्लाई हो गई यहाँ पे आ गया और d जो है एक d के साथ कैंसिल हो जाएगा, a और d जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। a और d जो है a इज़ द एरिया ऑफ द प्लेट एंड d इज़ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। अब यहाँ पे a और d जो है ये वॉल्यूम के इक्वल आ जाते हैं और अगर हम इसको ये जो हमारे पास AD है इसको हम वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो क्या होगा कि वॉल्यूम इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये जो है ये एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी। यानी कि एनर्जी डेंसिटी में अगर आप देखें तो E का जिक्र है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जिक्र है, लेकिन इस इक्वेशन में हमारे पास वो जो हम कहते थे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस वो इसमें ज़िक्र नहीं है। लिहाजा हम जब भी कहते हैं कि एनर्जी स्टोर हुई है कैपेसिटर में तो वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ये ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से हुई है। ये मैथमेटिकली फार्मूले से डिराइव है और हम इसलिए इसको लिखते हैं। सो दिस इक्वेशन इज़ वैलिड फॉर एनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये जो इक्वेशन है किसी भी किस्म की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हो कैपेसिटर के दरमियान, कोई भी इसकी वैल्यू हो, मैग्नीट्यूड हो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट की ज़रूरत में ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि हमें आपके रिस्पॉन्स की वजह से जो है एक अच्छा रिस्पॉन्स आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिले। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो उसको कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं, लेकिन आज हम इसको बहुत ही आसान वर्डिंग में करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। Many electric circuit consist of both capacitor and resistor. A capacitor resistor circuit called RC circuit। हमारे पास कोई भी ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टर लगा हो और एक कैपेसिटर लगा हो इस तरह सीरीज में, तो इस तरह के सर्किट को कहते हैं RC सर्किट। When the switch is set at terminal A, अगर हम इस फिगर को देखें हमारे पास ये भी टर्मिनल है और ये भी टर्मिनल है। अगर इस स्विच S का जो टर्मिनल इसको स्विच S को टर्मिनल A के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, RC कम्बिनेशन इज़ कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V0। तो अब देखें कि ये जो RC का सर्किट है ये कनेक्टेड है एक बैटरी के साथ जिसको V0 कहा हुआ है हमने, विच स्टार्ट चार्जिंग द कैपेसिटर थ्रू रजिस्टर। अब क्या होगा कि ये कैपेसिटर को चार्ज करना स्टार्ट कर देगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्चुअल प्रोसेस कैसे होता है कि ग्राफिकली इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें। ये आपकी बुक में फिगर है, उसी फिगर को मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। द कैपेसिटर इज़ नॉट चार्ज इमीडिएटली, रदर charges built up gradually to the equilibrium value of Q0 is equal to CV0। कैपेसिटर जो होता है वो इमीडिएटली एकदम से, जैसे हम उसके साथ बैटरी अटैच करते हैं तो एकदम से चार्ज नहीं हो जाता, बल्कि ग्रेजुअली आहिस्ता से जो है वो मैक्सिमम वैल्यू पे जाता है जिसको हमने इक्विलिब्रियम वैल्यू कहा हुआ है। और यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम वैल्यू है यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, देखें ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है चार्जेस को, जो चार्जेस डिपॉजिट हो रहे हैं प्लेट्स पर, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है जिसको हम इक्विलिब्रियम वैल्यू कह रहे हैं वो है Q0 इज इक्वल टू CV0। जबकि यहाँ पे हम अगर देखते हैं ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल ये टाइम को शो कर रही है। द ग्रोथ ऑफ चार्ज विद टाइम फॉर डिफरेंट रेजिस्टेंस, कह रहे हैं कि जो चार्जेस की ग्रोथ हो रही है, चार्जेस जो डिपॉजिट हो रहे हैं प्लेट्स पर टाइम के साथ साथ फॉर डिफरेंट रेजिस्टेंस, उसके लिए
उसके लिए डिफरेंट सिचुएशंस हैं। वो क्या डिफरेंट सिचुएशंस हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये हमें ये शो कर रहा है कि अगर Q ज़ीरो है, यानी कि अभी जो चार्जेस डिपॉजिट शुरू हुए हैं वो ज़ीरो हैं। कब? जब टाइम ज़ीरो है, मतलब कि जब हमने टाइम स्टार्ट ही नहीं किया, बैटरी कनेक्ट ही नहीं की, चार्जेस स्टोर ही नहीं हुए, उस वक्त चार्जेस ज़ीरो थे, टाइम ज़ीरो था। एंड इंक्रीजेज ग्रेजुअली विद टाइम। और जब हमने बैटरी अप्लाई की तो ग्रेजुअली जो चार्जेस डिपॉजिट होना स्टार्ट हुए थे वो आहिस्ता से स्टार्ट हो गए इट्स इक्विलिब्रियम वैल्यू, और फिर वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू क्यू नॉट तक जो है वो पहुंच गए। यानी कि मैक्सिमम जो चार्जेस स्टोर होने थे, डिपॉजिट होने थे प्लेट्स पे, वो फिर अपनी मैक्सिमम वैल्यू यानी कि इक्विलिब्रियम तक पहुंच गए। अब ये कैसे हुआ इसको हम ज़रा देखते हैं। यहाँ पे पहले तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है देखें। यहाँ पे हम जो है टाइम कांस्टेंट किसको कह रहे हैं, एक चीज़ याद रखें, जब भी कैपेसिटर जो होता है चार्ज होता है या डिस्चार्ज होता है वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस एंड द कैपेसिटेंसी यूज्ड इन द सर्किट। रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के जो प्रोडक्ट है, यानी कि रेजिस्टेंस को और कैपेसिटेंस को जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, इज दैट ऑफ टाइम। तो वो टाइम के इक्वल होता है, टी के इक्वल होता है, और उस टाइम को हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। एंड इज डिफाइंड, उसको हम ऐसे कहते हैं टाइम कांस्टेंट को कि ये वो टाइम है, द टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर, ये वो टाइम है जो कैपेसिटर को चाहिए होता है टू डिपॉजिट 0.63 टाइम्स द इक्विलिब्रियम चार्ज क्यू नॉट। कि ये वो टाइम है कि जिस टाइम में हम 0.63 टाइम जो है क्यू नॉट चार्जेस को डिपॉजिट करते हैं। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आरसी को जब भी आप इसका प्रोडक्ट लेंगे तो आपको ये टाइम के इक्वल आ जाएगी, ठीक हो गया। और ये वो टाइम है जिसमें हम फर्स्ट सेकंड में फिर कह रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड में हम कितना चार्ज स्टोर करते हैं, 0.63 क्यू नॉट, ठीक हो गया। यानी कि 63% चार्ज एक सेकंड में हम स्टोर करते हैं। The graph shows that charge reach its equilibrium value sooner when the time constant is small। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल ये आर सी मीन्स कि टाइम, मैंने भी कहा है कि आर सी का प्रोडक्ट टाइम के इक्वल होगा। और फ़र्क करेंगे कि यहाँ पे 1 सेकंड है, यहाँ पे 2 सेकंड है, यहाँ पे 3 सेकंड है। 3 सेकंड में ये अपनी मैक्सिमम इक्विलिब्रियम पे पहुँचा, बल्कि 2 सेकंड में। तो अब देखें यहाँ पे अगर वो कह रहा है कि अगर स्मॉल आर सी हो, स्मॉल आर सी मीन्स कि यहाँ पे टाइम जो था वो 1 सेकंड हो, तो वो कितना पहुँचा, 1 सेकंड में 0.63 क्यू नॉट पे पहुँचा। तो इस तरह अगले 2 सेकंड्स में वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँच जाएगा कि जितना स्मॉल आर सी होगा उतनी ही फास्ट उसमें चार्जिंग होगी। और जितना ही देखिए 2 सेकंड में ये यहाँ पे आया है और अगले 3 सेकंड में जाके मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा है। तो जितनी ज़्यादा लार्ज आरसी यानी कि टाइम ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा जो है वो चार्जिंग के लिए, उतना ज़्यादा वो चार्जिंग के लिए टाइम लेगा। अब डिस्चार्जिंग का कैपेसिटर के लिए आते हैं। देखें यहाँ पे क्या होता है, स्विच एस इज सेट एट पॉइंट बी, पहले सेट पॉइंट टर्मिनल ए पे कनेक्ट किया था, टर्मिनल बी में आप कर रहे हैं। तो क्या होगा, द चार्ज क्यू ऑन द लेफ्ट प्लेट कैन फ्लो एंटी क्लॉकवाइज थ्रू द रेजिस्टेंस। अब ये जो चार्जेस हैं ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट कर देंगे एंड न्यूट्रलाइज द चार्ज माइनस क्यू ऑन द राइट प्लेट। यहाँ पे जो माइनस क्यू चार्जेस थे वो आना स्टार्ट हो जाएंगे और दोबारा से जो कैपेसिटर है वो अपनी न्यूट्रल फॉर्म में जाना शुरू हो जाएगा। तो एक्चुअली ये डिस्चार्ज हो रहा है। अब डिस्चार्ज जब होगा तो अब आप कहेंगे कि डिस्चार्जिंग होता कैसे। देखें यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर मीन्स कि कोई भी यहाँ पे ऐसी डिवाइस लगी हुई है जिस पे पोटेंशियल ड्रॉप होता है। अब हम इसकी देखते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। द चार्जिंग बिगिंस एट t इज इक्वल टू 0। चार्जिंग जो डिस्चार्जिंग लिखना चाहिए, डिस्चार्जिंग स्टार्ट होती है जब टाइम 0 था और मैक्सिमम वहाँ पे चार्ज स्टोर थे एंड डिक्रीज, और जो चार्जिंग थी वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, यानी कि डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा ग्रेजुअली टू 0, कि आहिस्ता से 0 की तरफ चला जाएगा। स्मॉलर वैल्यूज ऑफ टाइम कांस्टेंट आर सी लीड्स टू अ मोर रैपिड डिस्चार्ज।
देखें जितनी ज़्यादा यहाँ पे हमने एक्सपोनेंशियली ये ड्रा किया, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियली ड्राइंग है। तो अब यहाँ पे जितना ज़्यादा आर सी यानी कि टाइम कम होगा उतनी ज़्यादा तेज़ी से डिस्चार्जिंग होगी, और जितनी ज़्यादा आर सी यानी कि टाइम ज़्यादा होगा उतना जो है वो यानी कि कम जो है वो कम उतनी कम से क्या होगा, जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ज़्यादा कम वो क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को या कोई भी कमेंट है उसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा अपने क्वेश्चन की सूरत में, ताकि उसको हम एंटरटेन कर सकें। थैंक यू।